चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं 71 क्वेश्चन। यहाँ पर हम पार्ट 8 है, 71 से लेके 80 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी अरिथमेटिक मीन यहाँ पर पूछा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इससे पहले आपको सम पता हो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता ही होगा कितना होता है एन, एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, और एम बात करेंगे, इसका मीन निकालना है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया, एन, एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, टोटल एन नंबर एन है। ठीक है, एन से एन आपका कटा, क्या बचा एन प्लस 1 बाई 2, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो मुझे आपके लिए छोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन, पर मैंने कर दिया। राइट, चलिए यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है। लगिए, मैंने आपको पहले भी क्वार्टाइल बताएं कि कैसे, पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन ये कि आप कितने क्वार्टाइल होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, बताइए, आप खुद बताइए वीडियो पॉज करके कितने क्वार्टाइल होते हैं। ठीक, तो क्वार्टाइल आई होप आपने बता दिया होगा। चलो मैं बता देता हूँ, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, 3 क्वार्टाइल होते हैं मैक्सिमम। ठीक, और इसे आप 25% से कंपेयर कर सकते हैं, इसे 50% से कंपेयर कर सकते हैं, इसे 75% से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से भी स्टेटमेंट में दे सकता है। ठीक, तो अब बात चले यहाँ पर कौन से क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक एडवांस चीज पूछ ली, क्या पूछ लिया, क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल पूछता तो आप Q1, Q2 या कोई Q3 कोई एक पूछता, वो आप कैलकुलेट कर देते जल्दी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1, यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल अपॉन 2। ठीक, ये होता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, Q3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और Q1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले Q1 कर लेते हैं, Q1 और Q3 दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर आप क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो अगर आरोही क्रम में देखें तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 8। राइट, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 15 के बाद 20, 20 के बाद 22। राइट, 1 2 3 4 5 6, इसे सही से लिख देता हूँ 20 को। राइट, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 है आपके। ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक छूटा है। अच्छा, 22 के बाद 28 और है। राइट, तो 7 यानी n इक्वल टू, यहाँ से आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू 7 है। और क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला देखेंगे तो n प्लस 1 बाई 4 टर्म। ठीक है, 7 प्लस 1 बाई 2 टर्म, ये कितना आ गया, सेकंड टर्म आ गया। और सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म आपका है 10, तो यानी Q1 कितना आ गया, 10 आ गया। राइट, अब बात करते हैं Q3 की, तो 3 आगे आ जाएगा और बाकी ये n प्लस 1 बाई 4। ठीक है, थर्ड टर्म, तो 3 इंटू n 7 प्लस 1 बाई 2 थर्ड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स्थ टर्म। राइट, तो सिक्स्थ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म है आपका 22, यानी ये 22 हो गया। तो आपका Q1 आ गया 10 और Q3 आ गया 22। तो आप अब जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, QD इक्वल टू Q3 कितना 22, Q1 कितना 10 डिवाइड बाई 2 कितना 12 बाई 2 इक्वल टू 6। आपका 6 जो है आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 2 क्या 3 कॉन्सेप्ट, कि आप अगर Q1 आपसे पूछा जाता है तो Q1 निकाल लेंगे, Q3 पूछा जाए Q3 भी निकाल देंगे एग्जाम में, और QD पूछा जाता है यानी क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाता है तो ये भी आप निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेसाइल। अब डेसाइल की बात करें तो सबसे इसमें भी डेसाइल में मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कितने हो सकते हैं।
कितने डेसाइल हो सकते हैं? टोटल डेसाइल 9 हो सकते हैं, ठीक है। कौन से D1 D2 D3 डैश 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 D9, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछे तो 9 हो सकते हैं। परसेंटेज वाइज तरीके से अगर आपको स्टेटमेंट दिया था तो 10% में आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, इसे 20 में कर सकते हैं, इसे 30% में कर सकते हैं, इसी तरीके से D9 को आप 90% में कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर बात करें तो D3 जो है किसके बराबर हो जाएगा? एक मिनट, अभी हमने Q1 D3 नहीं, आप D3 ऐसे यहाँ पर D4 D5 आएगा, है ना। D5 क्या होगा? 50% होगा, और 50% आपने एक क्या पढ़ा था? Q2 पढ़ा था। Q2 क्या होता है? 50% होता है, यानी Q2 की वैल्यू होगी वो D5 के बराबर होगी। तो यहाँ से भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था जो मुझे बताना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ऐसे ही ना लें, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर टाइम भी नहीं लगेगा आपको करने में, ओरली कर देंगे आप, ठीक है। चलिए, तो D6 पूछा है। पहले मैंने चीज बताई, कोई भी डेसाइल कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल करना है, तो आपको सबसे पहले आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका सबसे इसमें छोटी वैल्यू क्या है? 10, वही डेटा है ऊपर वाला, है ना। 10 से सबसे छोटी 8 है, 8 10 के बाद है 12 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 22 और 22 के बाद 28, टोटल 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। नाउ D6 की बात करें तो D6 कैसे कैलकुलेट करें? 6 इंटू n प्लस 1 बाय 10th टर्म, राइट। तो देखिए 6 इंटू n कितना है? n आपका 7 है, प्लस 1 बाई 10th टर्म, तो ये कितना आ जाएगा? 7 8 4.8 टर्म। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा था Q1 Q2 कैलकुलेट किए थे, तो वहां तो बड़ा इजी था, सेकंड टर्म आ गया था, सिक्स टर्म आ गया था, तो आपने इजीली कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अब क्या करेंगे? तो अब इसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये पूरा नंबर है, इसे फोर्थ टर्म लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये क्या है? ये 0.8 है, तो 0.8 लिख लो इसे, प्लस 0.8, और ब्रैकेट आप यहाँ पर दोनों टर्म लिखेंगे। कौन से? जो फोर्थ है ना, ये एक इससे नेक्स्ट माइनस ये फोर्थ, यानी फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 कितना है? 15 है, फोर्थ टर्म 15। चलिए, प्लस 0.8 ब्रैकेट में फिफ्थ टर्म कितना है? 20, ठीक है। 20 माइनस फोर्थ टर्म 15। फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 15 प्लस 20 में से 15 गया 5/40, यानी 4, यानी कितना आ गया? 19, यानी D6 की वैल्यू 19 आ गई, और आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है। आप इसको देखें, जैसे इसमें 4.8 था, 4.8 टर्म था, ठीक है, 4.8 टर्म। तो बेसिकली क्या होता है, इस पूरे को लिखा जाता है पहले फोर्थ टर्म, ठीक है, फिर यहाँ पे जो बच रहा है वो 0.8, फिर एक इससे नेक्स्ट यानी फिफ्थ, माइनस एक यही यानी फोर्थ। ऐसी लेट सपोज आपको 7.2 टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूट द रेंज। ये क्वेश्चन सिर्फ रेंज पूछा गया है, या आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज ना पूछें, क्योंकि दो चीजें नहीं पूछेगा, जनरली एक चीज ही पूछता है, ठीक है। दिए गए डेटा का परास बताइए। हिंदी वाले इतना करेक्ट कर लें कि दिए गए डेटा का परास बताइए, और इंग्लिश वाले कंप्यूट द रेंज ऑफ द गिवन डेटा सेट। ये डेटा सेट दे रखा है आपका और रेंज पूछिए, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। रेंज क्या होता है? L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट, L क्या है? लार्जेस्ट, और S क्या है? स्मॉलेस्ट, राइट। तो लार्जेस्ट क्या है इसमें? आई थिंक लार्जेस्ट 90 है, नहीं, लार्जेस्ट 95, ठीक है। तो लार्जेस्ट कितना है? 95 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है? स्मॉलेस्ट अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 60 है ना, 60 जो है स्मॉलेस्ट है, तो कितना आ गया?
35 आंसर आ गया। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, वन ऑफ द इजी है, फ्री के नंबर है एक तरीके से। अब देखो, मैं पिछले पार्ट में बता रहा था आपको लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, यानी अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी, और अगर डिमांड आपकी घटेगी तो प्राइस आपकी बढ़ेगी। यानी ये जो आपकी दोनों वेरिएबल हैं, डिमांड एंड प्राइस, ये क्या हो रहे हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, एक अपवर्ड हो रहा है, दूसरा डाउनवर्ड हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका? मैंने बताया था पिछले पार्ट में, क्या नेगेटिव कोरिलेशन को डिपिक्ट करता है, ये ऋणात्मक सहसंबंध को डिपिक्ट करता है। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने 7th पार्ट देखा होगा और ये क्वेश्चन खुद कर दिया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर बात करें, जस्ट सेकेंड, हैव अ वाटर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सैंपल साइज दे रखा है, पॉपुलेशन साइज दे रखा है कितना? 1000 का। ठीक है, उसे डिवाइड करा गया 3 स्ट्रेटा में। यानी ये आप सैंपलिंग की बात चल रही है, सैंपलिंग थ्योरी की, सैंपलिंग थ्योरी की। उसमें आप कई सारी सैंपलिंग पढ़ेंगे, स्ट्रेट है ना, तो कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटा सैंपलिंग है ना, रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये सब चीजें पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के होते हैं, तो वहां पर ये डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो स्ट्रेटा वाला का। ठीक, तो इसमें 3 स्ट्रेटा बनाए गए हैं जिनका साइज 250, 300 और 450 है। यानी यहाँ पर बात करें, N1 कितना है? 250 एक स्ट्रेटा, दूसरा स्ट्रेटा कितना है? 300, और तीसरा स्ट्रेटा कितना है? 450, राइट। ठीक है, अब कह रहा है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल अलोकेशन। इन्होंने मेथड जो प्रोपोर्शनल अलोकेशन किया है, यानी अब आपको इनका N1:N2:N3 का प्रोपोर्शन देखें तो 250 और 300 400 को 50 से काटे तो 5, 6 और 9, 5, 6, 9 का रेशियो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, यानी इस रेशियो में आपको क्या करना है? एक रैंडम सैंपल साइज बनाना है 40 का। यानी कि टोटल 1000 है, इसमें से आपको 40 का एक सैंपल निकालना है। ठीक है, और इन 40 में आपका इन तीनों स्ट्रेटा से प्रोपोर्शनल वाइज आना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, तो पहला वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप जो है वो क्वेश्चन को चेक करने का ये है कि क्या जो गिवन ऑप्शन है उनमें सबका टोटल 40 है। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन देखें, आपका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में अच्छा लगे। देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 12 + 14 कितना हुआ? 26 + 14 यानी 40, यानी 40 सही है। 9 23, ये भी 40 सही है, ये भी 40 सही है, ये भी 40 सही है, यानी उससे तो हो नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए अब अपना प्रॉपर मेथड लगाते हैं। तो देखिए, आपको तीनों की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, यानी आप इससे कितना लिया, इससे कितना आएगा? लेट सपोज N1 मान लेते हैं कि इससे जो आएगी वैल्यू वो N1 है, कैपिटल N, क्योंकि हमने स्मॉल n1 से इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या होगा? इसका रेशियो कितना है? 5। ठीक है, 5, या फिर सिंपल आपको लैंग्वेज में बताऊं पहले, N1 भाई N1 का ले रहे हैं ना, तो N1 अपॉन टोटल प्रोपोर्शन, यही तो आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ऐसे N2 लेट सपोज दूसरे के स्ट्रेटा के लिए, तो N2 अपॉन N1 + N2 + N3। ऐसे ही N3 आप तीसरे स्ट्रेटा के ले लीजिए, N3 अपॉन N1 + N2 + N3, राइट। अब आप इसमें देख लीजिए, N1 कितना है? 5 अपॉन टोटल 5 + 6 + 9 11 20 20, राइट। और इनटू यहाँ पर टोटल कितने सेलेक्ट कर, टोटल कितना है यहाँ पे? टोटल आपका सैंपल साइज यहाँ पर रहेगा, एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सैंपल साइज एस। सैंपल साइज को वैसे तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एस से कर दे रहा हूँ। चलो एन से ही कर लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एन से और इंटू एन। ठीक है, जो कि ये दे रखा है।
एक मिनट, पॉपुलेशन साइज को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, कैपिटल एन कैपिटल एन कैपिटल एन, राइट। तो आपको कैपिटल एन दे रखा था इंटू 1000, ठीक है। जस्ट करेक्शन हो, एक मिनट, आपको कंफ्यूज हो गया है, जस्ट आप कंफ्यूज मत होइए। ये एक स्टेट पहले स्ट्रेटा का है, तो यहाँ पे पहले स्ट्रेटा का जो पूरा जो एक सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं 40 का सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी स्मॉल एन रखेंगे यहाँ पर, स्मॉल एन, राइट। अब सही है, ठीक। अब प्रपोर्शन निकल आएगा, तो स्मॉल एन कितना दे रखा है आपका 40 दे रखा है, इक्वल टू आपका N2 कितना दे रखा है 6/20 इंटू 40, और N3 कितना दे रखा है 9/20 इंटू 40, ठीक है। तो ये आपका 20 दूनी 40 10 आ जाएगा, ये 20 दूनी 40 12 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, यानी 10 12 18 ये आपका आंसर होगा। किसमें है 10 12 18, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, जब आप स्ट्रेटा में, जैसे ये तो हो गया पूरा पॉपुलेशन, जैसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैंपल साइज होता है उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये स्ट्रेटा है, इनका साइज या आप N1 N2 N3 से रिप्रेजेंट कर लो या XYZ से रिप्रेजेंट कर लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन चीजों का ध्यान रखें, पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन होता है, सैंपल साइज स्मॉल एन होता है, ठीक है। आपका कोई भी जो है यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर टू यूनिवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशंस, दो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पॉपुलेशंस दे रखी हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन एक n μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर और दूसरा μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर पहले का वेरिएंस 4 दे रखा है, दूसरे का वेरिएंस 6 दे रखा है, ठीक। और x1 बार मीन माना है इन्होंने पहले का, जिसमें सैंपल साइज कितना दे रखा है 10 दे रखा है, यानी आपकी n1 की वैल्यू कितनी दे दी है 10 दे दी है, और n2 की वैल्यू कितनी दे दी है ये 20 दे दी है, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि x1 जो है वो पहले का मीन है और x2 जो है वो दूसरे वाले का मीन है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक। और सिग्मा 1 आपको दे रखा है, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना 4, और सिग्मा 2 स्क्वायर कितना दे रखा है 6, राइट। और क्या दिया है आपको, बस इतना ही दिया है। और इन्होंने कहा है H0 μ1 इक्वल टू μ2, यानी ये आपकी टेस्टिंग हाइपोथेसिस की कंडीशन दे रखी है, ठीक। और यहाँ पर आपको फिर पूछा है कि द टेस्ट स्टैटिस्टिक पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक। तो ये कंडीशन दे रखी है कि नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ0, इस पर जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो रहेगी क्या, इस केस में आपकी टेस्टिंग हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करा जाएगा मैं x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, राइट। ये आपका लेट्स सपोज इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली क्या चाहिए, देखो x1 बार x2 बार तो आपके ये सारे ऑप्शंस में मिल रहा है, यानी इसको तो आपको कुछ करना है नहीं अभी, ठीक है। यहां से बस ये कर सकते हैं कि आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया स्क्वायर वाला, सी ऑप्शन तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखो आपको सबसे पहले निकालना चाहिए यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर x1 बार माइनस x2 बार, और ये कैसे निकलेगी, जैसे ये दो वेरिएबल दे दिए ना, दो डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा अपॉन रूट n, राइट, या दूसरे ठीक है सिग्मा अपॉन रूट n, या दूसरे टर्म्स में अगर ऐसे लिखें तो सिग्मा स्क्वायर बाय n और पूरे पर रूट लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तो है जब आपका एक है सिंगल के लिए, ठीक है, ये जो है सिंगल वेरिएबल के लिए, लेकिन सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन जब आपके दो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए
ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तब क्या करेंगे, तो वहां पर आपकी स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 और पूरे का स्क्वायर रूट। तो आप इस फॉर्मूले को या एक इक्वेशन दे दे रहा हूँ, इसे बी इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको ये दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, आपको दोनों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इक्वेशन ए वाले पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी आपको आने चाहिए, राइट। तो चलिए अब जो है मैं इसे मिटा के आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो देखिए सिग्मा 1 स्क्वायर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, अपॉन n1 10 दे रखा है, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में 0.7 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 1 में आपको ये वैल्यू रखनी है, ये इसमें रख देनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x1 बार माइनस x2 बार अपॉन 0.7 ऑफ स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आपका आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपली क्या था कि आपको ये स्टैंडर्ड एरर निकाल देनी है और जैसे ये निकल आएगी आपका क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 2 आइटम्स इज पिक्ड आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 15, देन नंबर ऑफ सच सैंपल्स। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी आप देखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी ये यूज होता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन। 15 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, 15C2। अब आपका टास्क बचा है डू योरसेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, राइट। चलिए, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ, आपको फॉर्मूला भी याद होगा। अगर मैं यही कर दूंगा तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, आप एक बार खुद से फॉर्मूला लिख के इसे सॉल्व करें, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या फिर बोथ। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी आपकी कितने टाइप की है। ठीक है, मतलब आपको जो सैंपलिंग करेंगे उसमें सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है और उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज अगर सैंपलिंग को अगर 2 तरीके से अगर हम पढ़ें, एक तो सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, और दूसरा आप क्या हो जाएगा फिर, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यही तो है, या तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। ठीक, तो ये तो रही सैंपलिंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग किसका टाइप है। तो अब इसमें बहुत सारी आपको प्रोबेबिलिटी मिलेंगी। जैसे अगर इसमें बात करूं मैं, सबसे पहले तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसमें पढ़ेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इतना लिख रहा हूं, बाकी आप समझ लेना। दूसरी बात करें तो इसमें स्ट्रेटिफाइड भी आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रेटा बनते थे, अभी क्वेश्चन कराया था ना आपको, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक, और इसमें पढ़ेंगे आप कौन सी, मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी इसमें पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, और भी कई सारी हैं, मैं सिर्फ इतनी लिख रहा हूँ, बाकी बुक में कंप्लीट दे रखी है, वहां से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें भी 2-4 बता देता हूँ आपको, बाकी छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल है। ठीक, पर्पजिव सैंपलिंग इसका एग्जांपल है, काफी सारी हैं और इन पर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अब देखिए आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो किस में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा,
आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है क्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 2001 to 2007 इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज हैव शोन a steady growth. The time series data will thus show, यानी 2001 से 2007 की अवधि के दौरान भारत की IT सेवाओं के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, ये की पॉइंट है, स्टेडी ग्रोथ एक की पॉइंट है। और इस समय श्रेणी को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें ट्रेंड की, ठीक है, अगर बात करें ट्रेंड की तो इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? 2-3 कीवर्ड्स बताए थे मैंने आपको, याद करो, वीडियो पॉज करके याद करो और फिर मैं बताता हूँ। इससे पहले पार्ट्स में मैंने बताया है। एक तो ये कि मोर और लेस रेगुलर होगा, मोर और लेस रेगुलर वेरिएशन होंगे इसके, ठीक है। दूसरी चीज स्टेडी, ठीक है। और तीसरी चीज लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं, यानी एक साल से पहले के ट्रेंड नहीं आप डिपेक्ट कर सकते। मान के चलो एक साल में अगर देखें तो एक साल से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो आपके इसमें आ पाएगा, ठीक है। और जैसे सीजनल के लिए देखें या जैसे अदर के लिए, कुछ के लिए क्या है वो एक साल से कम का हो जाता है, ठीक। तो आपका इसमें एक साल से ज्यादा का होना चाहिए। तो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, इसमें स्टेडी देखेंगे, मोर और लेस वेरिएशन। तो यहाँ पर क्या बात करिए, स्टेडी ग्रोथ की बात करिए, तो ट्रेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस पार्ट में मजा आया होगा। इससे पहले के पार्ट अगर नहीं किए तो एक बार उन्हें गो थ्रू हो लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी 1000 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं यहाँ पर, ये 1000 क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से हैं, जिसमें मतलब सब आपको मिक्सचर मिल रहा है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन बनाए हुए भी मिल रहे हैं, और आपके मतलब कुछ वैल्यू चेंज करके ही सीधे क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए सीधे और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।